नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बचपन से एक कहावत या यूं कहीं मिसाल हम सुनते आए थे कि भाई, कहने को लोग कहते हैं कि कोबरा सांप सबसे खतरनाक होता है, उसका जहर सबसे खतरनाक होता है। लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो सबसे खतरनाक होता है दो मुँहा सांप, क्योंकि उसका पता नहीं होता वो किस तरफ से डस ले और कब किसको डस ले। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी दो मुँहा सांप नहीं देखा है, लेकिन जो बचपन की किंवदंतियाँ हैं, जो कहावतें सुनी हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ये बात सोसाइटी के लिए भी उतनी ही सही बैठती है कि आप समाज में भी जो आपका सीधा दुश्मन है, जो आपको चैलेंज करता है या जो आपको नुकसान पहुंचाने की बात कहता है, नुकसान पहुंचाता है, उससे आप निपट सकते हो। या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम होता है जो पूरी तरह से आपके साथ होता है, उसका आपको सहारा होता है, उससे आपको ताकत मिलती है। लेकिन जो बीच में दो मुँहे वाले होते हैं ना, जिनको दोगले भी कहते हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जिनका कोई एक स्टैंड नहीं होता, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं आपको बनिस्बत आपके दुश्मन के। और यही चीज़ अब दरअसल 24 के बाद, जब से जो है राहुल गांधी एलओपी बने हैं, और पिछले 4-5 महीने में जब से मोदी जी की पोजीशन बहुत ख़राब हुई है, क्लियरली दिख रहा है कि कांग्रेस को ऐसे लोग बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को बीजेपी उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही, कांग्रेस को कांग्रेस छोड़कर जाने वाले उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जितना ये अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल कहने वाले, खास करके पत्रकार, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो कांग्रेस की अंदर की खबरों को मुझे नहीं मालूम कहाँ से लाते हैं, वो हमें तो मिलती नहीं उस तरह की खबरें, और उसको मसाला लगाकर जैसे अपनी तरह से पेश करते हैं और अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं, वो एक बार फिर बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। मशहूर राइटर मधु किश्वर ने, आपको मालूम है, एक जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। मैं आपको पोस्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं उस चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, मैं उस पर नहीं हूँ, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने प्रधानमंत्री पे कुछ आरोप लगाए, ठीक है, वो मामला कल हो गया। बीजेपी की तरफ से किसी नेता ने उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए गोदी चैनल के एंकर उतर गए, गोदी चैनल के पत्रकार उतर गए। और जो एक्सपेक्टेड था कि गोदी चैनलों में काम करने वाले लोग, गोदी पत्रकार, गोदी भक्त लोग, न सिर्फ पत्रकार बल्कि भक्त लोग भी, और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आईटी सेल के लोग, पूरे उतर गए। उनका हक बनता था, उनकी ड्यूटी थी, उन्हें आदेश आ गया था। लेकिन हैरानी तब हुई मुझे कि जब जो लोग अपने आप को कहते तो यह हैं कि सरकार से हम सवाल पूछते हैं, जो दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, इस मुद्दे पर उन्होंने जो पलटी मारी है, उस पलटी ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि दरअसल इन लोगों का सही में चरित्र क्या है, ये असल में क्या चीज़ है, किस चक्की के पीछे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ नाम दिखाता हूँ। ये देखिए, सबा नकवी, सीनियर पत्रकार, प्योरली मधु किश्वर को जो है वो घटिया इंसान बता रही हैं, इनके ट्वीट से साफ दिखता है। विनोद कापड़ी, सीनियर पत्रकार, इनकी पत्नी है साक्षी जोशी, आपको मालूम है, यूट्यूब पे चलता है, सरकार से बहुत सवाल पूछती हैं। वो भी मधु किश्वर को एक तरह से नैतिक पतन बता रहे हैं उनका, मधु किश्वर का। फिर मशहूर पत्रकार आशुतोष, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो हाईली कंडेमेबल है, मतलब उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। फिर एक नरेंद्र नाथ मिश्रा है, कहते हैं अच्छा हुआ जो एक पोस्ट डिलीट हो गया, बहुत भद्दा और कुंठित और अमर्यादित पोस्ट था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पोस्ट पे नहीं जा रहा, बात ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हमें भी लगा, कुछ में लगा, कहीं जगह लगा, कई बार बहुत चीज़ें पोस्ट लगती है कि जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसको इंडोर्स नहीं करते। ये लोग अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए, अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए कि हम तो ना राइट विंगर है, ना लेफ्ट विंगर है, ना सेंटर विंगर है, हम तो सच्चे पत्रकार हैं, ये दिखाने के लिए इनको लगा इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री की नज़रों में आने के लिए किया है इन लोगों ने, कि हम नोटिस हो जाएं, कि हम भी सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम पत्रकार के नाते पूछते, वरना हम तो साथ हैं। सही में बताऊं, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि
प्रधानमंत्री की नज़रों में आने के लिए, बीजेपी के टॉप उसके लीडरशिप के नज़रों में आने के लिए। वरना एक चीज़ बताइए, अभी कुछ दिन पहले, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, संसद परिसर में ये गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं? हाथ में किसकी फोटोज है? हाथ में नेहरू, उनकी बहन, उनकी भतीजी को बदनाम करने वाले क्या फोटो दिखा के क्या दर्शा रहे थे? ये क्या कह रहे थे? नेहरू का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रहा था। अगर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर असैसिनेशन अगर मधु किश्वर कर रही हैं, तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री होते हुए संसद परिसर में पंडित नेहरू और उनके परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। तब ये लोग नहीं इनको चुभा, तब इनका ज़मीर नहीं जगा, तब इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं खड़ी हुई। इसी तरह से ये एक इंसिडेंस नहीं है, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का कैरेक्टर असैसिनेशन कितनी बार हुआ है, कितनी बार बीजेपी के लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, ये अनगिनत है, अनगिनत है। तब इन लोगों का ज़मीर नहीं जगता। इन्हीं मधु किश्वर का बताता हूँ मैं आपको, जिन मधु किश्वर को ये बता रहे हैं, उन्हीं मधु किश्वर के पुराने ट्वीट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। इन्होंने वहाँ पर महात्मा गांधी और नेहरू को गे तक कह दिया था। उसके बाद मेनका गांधी के कैरेक्टर पे इन्होंने सवाल उठाया, सोनिया गांधी को लेकर बहुत कुछ अगड़म बड़म बोला। ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं था। नेहरू गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया था मधु किश्वर ने। सोनिया गांधी, मेनका गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया था। तब कहाँ थे ये लोग? तब क्यों नहीं इनका ज़मीर जगा? तब क्यों नहीं इन्होंने ये इस तरह के कड़े वो किए, प्रतिक्रिया दी? क्योंकि डर सबको लगता है भाई साहब, डर सबको लगता है। सत्ता से डर सबको लगता है, डर सबको लगता है। सच बता रहा हूँ मैं, कल हम भी चाहते तो मधु किश्वर के उस आरोप को लेकर बड़े वीडियो बना सकते थे, लेकिन हमें मालूम है कि बिना सबूत के अगर हम उस पर बात करेंगे तो हमारा चैनल ही बंद कर दिया जाएगा। इसलिए नहीं की। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई दो मुंह नहीं है। डर सबको लगता है, हमको भी लगता है, और इनको हमसे ज़्यादा डर लगता है। वरना ना मधु किश्वर और गिरिराज सिंह ये सब जब हुए, गांधी नेहरू का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, तब क्या करते हैं ये लोग? तब सिर्फ अपने टीवी डिबेट में भी, अपने चैनलों के डिबेट में भी एक आध लाइन को बोल देते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब दूसरों से लेते हैं। तब इनको इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हुई है। स्मृति ईरानी का जिक्र हुआ, उसमें देखिए स्मृति ईरानी को क्या हुआ? स्मृति ईरानी को तो फायदा ही हुआ ना। स्मृति ईरानी भी अचानक से एक्टिव हो गई हैं। उन्हें भी ये उम्मीद जगने लगी है कि शायद इस बहाने मैं फिर एक बार लाइमलाइट में आ जाऊंगी, फिर कोई जो है वो राजनीति में कहीं आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने आज प्रधानमंत्री की तारीफ में ट्वीट भी कर दिया है। ठीक है, उनकी राजनीति है, उनका हक है, वो करना बनता है। अब इन्हीं नरेंद्र नाथ जी को देखिए, अमरेंद्र खलबली के नाम से उन्होंने सीधा सवाल पूछा है कि फिर नेहरू जी और उनकी बहन के फोटो के भद्देपन के रूप में दिखाए जाने पर इन संघी पत्रकारों की रूह क्यों नहीं कांपी? मर्यादा का नंगा नाच तब क्यों नहीं हुआ? और ये आशुतोष जी मेरे सीनियर रहे हैं एक चैनल में, बहुत अच्छे संबंध है मेरे, फिर भी मैं इन पे सवाल उठा रहा हूँ। यही जब आम आदमी पार्टी पे थे तो देखिए, उन्हीं प्रधानमंत्री को लेकर, अमित शाह को लेकर, और वो जो उन पर आरोप मधु किश्वर ने लगाए हैं कुछ गुजरात से रिलेटेड, उनकी जांच की मांग करते थे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जाके कहते थे जांच होनी चाहिए। तब जांच मांगते थे, अब कैरेक्टर असैसिनेशन लग रहा है इनको प्रधानमंत्री का। ये भाई साहब सही में बता रहा हूँ, ये ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। उससे अच्छा तो वो है जो स्टैम्प है, जो मानते हैं कि हम हाँ मोदी भक्त हैं, हम गोदी पत्रकार हैं। चित्रा त्रिपाठी ने भी जो है मधु किश्वर के खिलाफ पोस्ट डाली, रोमाना इसरार और बहुत सारे टीवी एंकर्स ने, पत्रकारों ने डाली। ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, वो वेरीफाइड है, जानते हैं। और ना वो ये बताते हैं, अब तो ये बताना भी उन्होंने छोड़ दिया है कि हम जो है न्यूट्रल हैं। वो क्लियर कहते हैं कि हाँ हम हैं, मोदी भक्त हैं। तो वो उनको ज़्यादा मेरा सलाम है, उनकी रिस्पेक्ट मेरी नज़र में ज़्यादा है बनिस्बत ऐसे लोगों की। और अपने आप को कहते सीनियर पत्रकार हैं, और जब इनकी आप डिबेट सुनिए, जब आप इनके डिस्कशन सुनिए, तो ऐसा लगेगा कि वाह, इनसे बड़े जो है वो
सरकार समर्थित कोई है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने मोदी जो किशोर ने जो कहा उसको समर्थन क्यों नहीं किया, नहीं, मैंने नहीं किया। मैं किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मधु किशोर ने जो कहा उसका समर्थन कीजिए। जब तक मधु किशोर अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं, वो कह रही कि वो इसका सबूत भी देंगी। ये वही मधु किशोर हैं जो मोदी को कभी भगवान भी बना बैठी थी। यही मधु किशोर है जिनके मैंने अभी ट्वीट दिखाया आपको। वो कह रही हैं सबूत देंगे, सबूत देंगे। जब सबूत देंगी लगेगा तो हम बात करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप दूसरी पार्टी को भी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों आपकी मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों आपका ज़मीर अभी ही जगा जब प्रधानमंत्री पर सवाल उठे? नेहरू गांधी को लेकर आपका ज़मीर क्यों नहीं जगता? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को लेकर क्यों आपका ज़मीर नहीं जगता? मेनका गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब पे जब भद्दे कमेंट होते हैं, भद्दी चीज़ें कही जाती है, तब आपका ज़मीर क्यों नहीं झुकता? एक लेखिका मधु किशोर ने सवाल उठाए तो आपका ज़मीर जग गया। जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे सांसद होते हुए संसद के अंदर और बाहर करेक्टर एसोसिएशन करते हैं, तब आपका ज़मीर क्यों नहीं जगता? तब आप इतने बड़े बड़े और इतने भारी भरकम पोस्ट क्यों नहीं डालते? क्योंकि तब आपको मालूम है कि सरकार की नज़र में नेगेटिव में आ जाएंगे, वो नहीं आना चाहते। हाँ, पॉजिटिव में आने के लिए सब तैयार हैं। किसी को एक चिट्ठी आ जाती है प्रधानमंत्री की, घर में किसी बुज़ुर्ग के जो है वो डेथ पर, वो उसी पे पिघल जाता है। किसी को कहीं किसी पार्टी में संदेश मिल जाता है, बुला लिया जाता है, एक संदेश दे दिया जाता है, वो उसी में खुश हो जाता है। और किसी को सिर्फ इसी बात पे खुशी मिलती है कि मेरे प्लेटफॉर्म को छेड़ा नहीं जा रहा है, मेरे प्लेटफॉर्म को बख्शा जा रहा है, उसमें ही खूब है। मैं आपको बताता हूँ, मुझ पे किसी ने केस करना है करे। इन्हीं में से कुछ पत्रकार तब भी थे जब राहुल गांधी ने हमें मुलाकात के लिए बुलाया था। राहुल गांधी की आपको मालूम है, राहुल गांधी के घर जो भी मिलने जाता है उसकी वीडियोग्राफी होती है, आपको मालूम है ना, वीडियो आता है बाद में, सब वीडियो आता है। हमारी उस मुलाकात का भी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी, वीडियो कैमरा कुमरा लग गए थे। इन्हीं में से कुछ लोगों ने मना कर दिया था तब कि नहीं नहीं, वीडियो मत बनाइए, वीडियो मत डालिएगा, वरना हम सरकार की नज़र में आ जाएंगे। इतने फट्टू हैं ये लोग। फिर अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो आवाज़ है, स्वतंत्र आवाज़ है, स्वतंत्र आवाज़ है। स्वतंत्र आवाज़ का ये स्टैंडर्ड है दरअसल। खैर, इन लोगों पे इतना टाइम भी वेस्ट करना वैसे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था। आपका भी मैंने टाइम ले लिया इन पे, पर मुझे लगा एक बार इन पे टाइम दे दीजिए, इसके बाद इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ये लायक नहीं है। अब बात दूसरी की, सरकार ने आज थक हार के पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी कम की, एक्साइज ड्यूटी कम की, माफ़ कीजिएगा। और पूरे देश में ये मैसेज तुरंत फैला दिया गया इनडायरेक्टली कि अब पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। जबकि कल रात ही न्यारा जो कंपनी है, जो रशियन कंपनी के साथ मिलकर चलती है, भारतीय कंपनी के साथ, उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। 5 रुपये में ख्याल पेट्रोल बढ़ाया, 2.5 रुपये शायद डीजल बढ़ाया। सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके कुछ मैसेज दिया या नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके गुर्गों ने नीचे पूरा मैसेज पहुंचा दिया कि अब पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। जबकि हकीकत कुछ और है। देखिए, हकीकत मैं नहीं बताऊंगा, हकीकत पवन खेड़ा बता रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं, मीडिया सेल के हेड है, उन्होंने पूरी हकीकत बता दी। साथियों, आज सुबह हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया और एहसान जताया हम सब पर कि साहब पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई। पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें और आपको राहत मिल गई, हम पेट्रोल भराने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। गलत। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे थे। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा।
युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं 1 लीटर पे? 94-95 रुपीस। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और अगर कैलकुलेट करें 11.5 सालों में प्रतिदिन सरकार ने 982 करोड़ इस एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। राहत उपभोक्ता को न तब मिली न अब मिलेगी। अब देखिए, ये जो एक्साइज ड्यूटी कम करना और उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना, ये क्या बताता है? ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है मेरे हिसाब से तो, कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इसमें सरकार बुरी तरह से फंस गई है। मुझे लगता है सुबह से शाम तक सरकार अगर कोई दुआ करती है तो यही दुआ करी कि किसी तरह से युद्ध समाप्त हो जल्द से जल्द, क्योंकि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतनी मुसीबत भारत को झेलनी पड़ेगी और उतनी मुसीबत भारत सरकार को झेलनी पड़ेगी। लाख कोशिश कर ली सरकार ने लोगों को ये कहने के लिए कि एलपीजी पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग दोनों जगह पर लाइन में क्यों लगे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और न इस चीज़ को लेकर कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई बड़े बड़े नेता कोई कैंपेन चला रहे, वरना राहुल गांधी की कोई इतनी सी बात होती है तो तुरंत पूरी बीजेपी, पूरा सिस्टम एक कैंपेन चला देता है। इसमें क्यों कैंपेन नहीं चलाया जा रहा? लोगों को क्यों नहीं इस पे जो है वो आकर्षित किया जा रहा है कि नहीं, कमी नहीं है, कमी नहीं है, आप हड़बड़ी मत मचाइए। इतना ढीला रवैया क्यों है सरकार का? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आशंका है कि कुछ तो है गड़बड़। अब एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, इसका मतलब आप छटपटाहट में जो हाथ पैर जहां मारा जा सकता वो हाथ पैर मारने की आप कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा, फिर लोग कहेंगे कि राहुल भक्ति में लग गया, लेकिन हकीकत है राहुल गांधी ने 2.5-3 हफ्ते पहले जब पार्लियामेंट में कहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत भारत में आने वाली है, वो सच हो रही कि नहीं हो रही? अब इसमें आप राहुल भक्ति कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उस आदमी ने जो कहा था वो फिर सच हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे अब और तो छोड़िए, मोदी जी के खुद के पुराने भक्त अब तो सवाल उठाने लगे हैं। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक कैसे सिस्टमेटिक कैंपेन के जरिए मोदी जी को 300 पार और 400 पार पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। अब तो भाई वो भी सवाल उठा रहे हैं। बन गया आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत की पहली तस्वीर आपको दिख रही है, जहां की 5 दिन 7 दिन के युद्ध में घर का चूल्हा बंद हो रहा है। और पिछले कई वर्षों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी आप नोटबंदी में लाइन में लगे, कभी कोविड के इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे, डंडा खाए, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब आज आत्मनिर्भरता की बात आई तो फिर लोग गोईठा और लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं। 4 दिन में गैस खत्म हो गया। तो हकीकत यही है कि विदेश मंत्री चाहे सर्वदलीय बैठक में मीडिएशन को दलाली कहें, प्रधानमंत्री 1.5 घंटे तक भाषण देने वाले प्रधानमंत्री बिना कांग्रेस को कोसे हुए 20 मिनट में संसद में अपनी बात कह के चल दें। देश के पेट्रोलियम मंत्री कहाँ हैं नहीं मालूम, विदेश मंत्री कहाँ हैं होते हैं नहीं मालूम, देश के गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं, क्या इस सारे मामले पे कह रहे हैं नहीं मालूम। मालूम है तो सिर्फ इतना कि चुनावी रैलियां हो रही है, बाकी नहीं मालूम। उस सब के बीच में जनता सड़क पे खड़े होकर जो सवाल पूछ रही है ना, उन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इन सवालों का फ़ायदा पता किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा इन सवालों का फ़ायदा कांग्रेस को नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी को नहीं हो रहा। इन सब सवालों का जवाब सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसको हो रहा है वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि इमोशनल चीज़ों को कैसे कैश किया जाता है। ममता बनर्जी बहुत अच्छी जानती हैं कि लोगों की रग कहाँ पर होती है, कौन सी नब्ज़ दबानी है। आजकल खूब दबा रही हैं ये, महंगाई का, एलपीजी का, पेट्रोल का। और मुझे तो ये डर है कि कहीं ममता बनर्जी अब जब, क्योंकि साम दाम दंड भेद दोनों तरफ से अपनाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी अब कहीं
वो मधु किशोर वाला मामला ना उठा लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, गुजारिश आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।